हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर की मैथ्स। ये पेपर 15 फरवरी 2019 को दूसरी शिफ्ट में हुआ है। पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक निश्चित मूल्य पर एक वस्तु बेचता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा यदि उसे उस मूल्य के 75% पर बेचने पर 10% की हानि होती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखना। यहाँ पे आपका है सीपी, यहाँ पे आपका मान लीजिए एसपी। मान लीजिए सीपी कितना है 100x रुपये और इसका जो एसपी है वो 100y रुपये है। ठीक है, अब ये कहता है यदि उसे उस मूल्य के 75% पर बेचता है। इसका अगर मैं 75% निकालूँ, 100 का 75%, तो ये आपका होगा 75y। तो इसका मतलब जो इसका नया सेलिंग प्राइस है वो कितना है 75y रुपये है। यहाँ से आप देखिए न्यू सेलिंग प्राइस। हानि कितने की होती है 10% की। 75y पर बेचने पर 10% की हानि होती है। और हानि किस पे होती है? हानि हमेशा क्रय मूल्य या सीपी पे होती है। तो 100x का अगर मैं 10% निकालूं तो इसका 10% होगा 10x रुपये। 10x रुपये की उसको हानि होती है। लॉस बराबर कितना है 10x। आप मुझे बताइए लॉस कब होता है? जब सीपी बड़ा होता है और एसपी छोटा होता है। तो सीपी माइनस एसपी बराबर होता है लॉस के। सीपी कितना है 100 रुपये का, माइनस जो नया सेलिंग प्राइस है वो कितना है 75y, बराबर में लॉस कितने का है 10 रुपये का। तो यहाँ से अगर मैं इसको यहाँ लेके जाऊँ तो ये होगा 100x माइनस 10x बराबर में होगा 75y। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 90x बराबर 75y और x अपॉन y बराबर होगा 75/90। 15 पंजे 75 और 15 छक्का 90। तो x की वैल्यू कितनी आई है 5 और y की वैल्यू कितनी है 6। यानी CP कितना होगा 100 गुणा x की वैल्यू 5 तो 500 और SP कितना होगा y की वैल्यू 6 है तो 100 गुणा 6 600। प्रॉफिट कितने का हुआ 100 रुपये का और प्रॉफिट किस पे होता है क्रय मूल्य पे। अपॉन में 500 गुणा कर देंगे 100 से यहाँ पे जीरो कटेंगे 2, 5 से कटेगा 20 बार, यानी 20% का उसको वास्तव में प्रॉफिट हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए और सॉल्व कीजिए। एक आदमी 2 घंटे में 9 किलोमीटर की दूरी धारा के अनुकूल जा सकता है और शुरुआती बिंदु पर लौटने में 6 घंटे लेता है। धारा की गति क्या है? टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी है 9 किलोमीटर की। ठीक है, यहाँ पे आप नाव की चाल आप ले लीजिए x किलोमीटर पर हावर और जो धारा की चाल है उसको आप ले लीजिए y किलोमीटर पर हावर। ठीक है, पहले वो जाता है धारा के अनुकूल। धारा के अनुकूल जाने पर जब वो धारा के अनुकूल जाएगा तो उसकी रिलेटिव स्पीड होगी नाव की स्पीड प्लस धारा की स्पीड x प्लस वाई किलोमीटर पर हावर। उसकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी x प्लस वाई किलोमीटर पर हावर। डिस्टेंस 9 किलोमीटर की है और टाइम कितना लगता है उसको 2 घंटे का। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं स्पीड बराबर निकालूँ तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी स्पीड कितनी है, स्पीड आपकी है x प्लस वाई बराबर होगा डिस्टेंस कितनी है 9 अपॉन में टाइम कितने का है 2 घंटे का। तो 2 से ही कटेगा कितनी बार 2 चौको 8, 2 पंजे 10, तो इतनी किलोमीटर उसकी इतना किलोमीटर पर हावर उसकी स्पीड होगी। ठीक है, ये आपकी हो गई है पहली इक्वेशन। x प्लस वाई बराबर 4.5, ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन। अब आप धारा के विपरीत, जब वो धारा के विपरीत जाता है यानी वापस लौटता है धारा के विपरीत दिशा में जाने पर, तो उसकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या होगी नाव की स्पीड यानी x किलोमीटर पर हावर माइनस धारा की स्पीड x माइनस वाई किलोमीटर पर हावर। टाइम उसको लगता है 6 घंटे का। तो यहाँ से अगर मैं स्पीड निकालूँ तो क्या होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर क्या होगा x माइनस वाई बराबर में डिस्टेंस कितनी है 9 किलोमीटर की और टाइम कितना लगता है 6 घंटे का। 3 से घटेगा 3 बार, 3 से घटेगा 2 बार और 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। यानी x माइनस वाई बराबर
1.5, ये आपकी हो गई है सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ से आप इसको हम आगे अब सॉल्व करेंगे। x प्लस वाई की वैल्यू आपकी आई थी कितनी, 4.5, ये पहली इक्वेशन थी। और x माइनस वाई की वैल्यू आपकी आई है 1.5। यहाँ से हमने y की वैल्यू निकालनी है क्योंकि धारा की गति हमें पूछी है। धारा की गति क्या थी, y किलोमीटर पर हावर। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस, इसमें से इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस और यहाँ पे माइनस। x से x कटेगा, यहाँ बचेगा आपका 2y और यहाँ पे आपका होगा 4.5 में से ये जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 0, 4 में से 1 गया 3, तो y बराबर आपका होगा 3/2। इसका मतलब है 1.5 किलोमीटर पर हावर। तो धारा की गति कितनी होगी, 1.5 किलोमीटर पर हावर। यहाँ से हम नाव की गति भी निकाल सकते हैं। y की वैल्यू इसमें रखिए, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 1.5 बराबर 4.5, तो x बराबर होगा 4.5 ऋण 1.5 बराबर में 3 किलोमीटर पर हावर। तो ये नाव की गति है और ये धारा की गति है, ठीक है। ये वाली क्या है, धारा की गति। तो डेड इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। एक समूह में छात्रों की एक निश्चित संख्या का औसत वजन 54 किलोग्राम है। यदि 52 किलोग्राम वजन वाले 12 छात्र समूह में शामिल होते हैं तो समूह में छात्रों का औसत वजन 750 ग्राम कम हो जाता है। तो प्रारंभ में समूह में छात्रों की संख्या कितनी थी। तो मान लीजिए छात्रों की संख्या कितनी थी x और इन छात्रों का औसत वजन कितना था 54। तो टोटल वजन कितना होगा x गुणा 54। तो x छात्रों का कुल वजन कितना है इतना। अब 12 छात्र यहाँ पे आते हैं और उनका औसत वजन कितना है 52। तो 12 छात्रों का अगर मैं टोटल करूँ तो कितना होगा 52 गुणा 12, ठीक है। तो यहाँ पे x छात्रों का कुल वजन और ये 12 छात्रों का कुल वजन हो गया, ठीक है। तो ये हो गया है कुल वजन। इतने छात्र इसमें नए आ गए हैं और ये बराबर होता है किसके, जो नया आपका औसत वजन होता है तो समूह में छात्रों का औसत वजन इतना कम हो जाता है। अगर मैं इसको किलोग्राम में बदलूँ, ये ग्राम में है तो इसको मैं डिवाइड करूँगा 1000 से, 10 से 10 कटेगा, 100 से यहाँ पे आएगा 0.75 kg। तो 0.75 kg कम हो जाता है। औसत वजन पहले कितना था 54 और 54 में से अगर मैं 0.75 माइनस करूँ तो ये कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 0.75, यहाँ पे 0.00, यहाँ पे आपका बचेगा 25, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5। तो 53.25 नया औसत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आएगा नया औसत कितना है 53.25 और टोटल छात्र कितने हैं, पहले x छात्र थे और इसमें और कितने आए हैं 12, तो x प्लस 12, ठीक है। इस इक्वेशन को अब हम आगे सॉल्व करेंगे। इसको मैं यहाँ से इरेज करता हूँ, एक बार मैं इसको यहाँ से इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। अब आप इसको आगे देखना, यहाँ पे आप देखिए चलिए यहाँ पे आप इसको अब देखिए, ठीक है। यहाँ पे आपका हो जाएगा 54x प्लस में आपका होगा 12 दूना 24, 12 पंजे 60 और 2 62 बराबर में होगा 53.25x और प्लस में होगा 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 12 दूना 24 और 36, 12 तिया 36, 36 और 3 39 और 12 पंजे 60 और 3 63, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट 2 अंकों से पहले है और यहाँ पे भी क्या आएगा 2 अंकों से पहले पॉइंट आएगा। इसको लेके जाएंगे यहाँ पे, तो 54 में से अगर मैं इसको माइनस करूँ तो कितना आएगा 0.75x बराबर में होगा 639 में से अगर मैं 624 को माइनस करूँ तो कितना बचेगा 5 और यहाँ पे बचेगा आपका 1। तो यहाँ पे आपका बचेगा 15। x बराबर आपका होगा 15/0.75 यानी ऊपर 100 से इंटू और नीचे भी 100 से इंटू। 15 पंजे 75, 5 से कटेगा 20 बार। इस 100 की वजह से इसका पॉइंट यहाँ से हट गया था, ठीक है। तो इसकी x की वैल्यू कितनी आ गई है 20। तो पहले टोटल कितने छात्र थे 20। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। सुरभि एक काम को 24 दिनों में कर सकती है। उसने 3/8 काम पूरा किया और फिर उसे छोड़ दिया। शेष काम को अमित 10 दिनों में पूरा कर लेता है। एक साथ काम करने पर वे उसी काम का 125% कितने दिनों में पूरा करेंगे। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे है सुरभि और यहाँ पे आपका है, सुरभि के बाद किसने काम किया है, अमित ने। ठीक है, सुरभि काम करती है 24 दिन में। ठीक है, तो मान लीजिए टोटल वर्क भी आप क्या मान लीजिए 24, यहाँ पे हमने ये मान रखा है, माना टोटल वर्क कितना है 24 है, यानी एलसीएम कितना ले लिया हमने 24 ले लिया। ठीक है, टोटल वर्क क्या होता है एलसीएम। तो अगर मैं सुरभि की एफिशिएंसी निकालूं तो कितनी आएगी 1। ठीक है, सुरभि की एफिशिएंसी कितनी आएगी 1, और इसने 3/8 काम पूरा कर लिया है। टोटल काम अगर 24 है, अगर मैं 24 का 3/8 निकालूं तो 8 तिया 24, तो कितना आएगा 3 तिया 9। इसका मतलब इसने 9 काम कर लिया है और 24 काम है टोटल, तो 24 में से 9 गया 16 काम यहाँ पे बचेगा, 15 काम, सॉरी कितना काम बचेगा 24 में से 9 गया 15। तो अब आपके पास 15 काम बचा है और इस 15 काम को कौन करता है अमित, और कितने दिन में 10 दिन में। इसका मतलब अमित ने 10 दिन में 15 काम किया है। तो यहाँ से अगर मैं इसको 5 से काटूँ 2 बार, 5 से मैं इसको काटूँ 3 बार, तो 2 दिन में कितना काम करता है अमित 3। टोटल काम कितना है 24। तो 24 काम को अमित कितने दिन में करेगा, तो यहाँ पे 8 से गुणा और यहाँ पे भी 8 से गुणा, 8 तिया 24, 24 काम को 8 दूनी 16 दिन में अमित कर लेगा। ठीक है, तो अमित एक काम को टोटल कितने दिन में करता है 16। अब इनका जो एलसीएम आएगा, जो लेटेस्ट नया वाला जो एलसीएम होगा वो क्या होगा 48। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी यहाँ से आएगी 2 और इसकी एफिशिएंसी यहाँ से आएगी 3। ठीक है, टोटल काम कितना है 48। 48 का 125% को कितने दिन में पूरा करेंगे दोनों मिलकर, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 5। 48 का 125/100 यानी 25 से कटेगा 5 बार और 25 से कटेगा 4 बार, 4 से कटेगा 12 बार, तो 12 गुणा 5 ये क्या है अब नया काम है। इस काम को दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे अपॉन में 5, 5 से 5 कटेगा 12 दिन में। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ए और डी शहरों से परीक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या तथा बी और ई शहरों से विफल रहे छात्रों की कुल संख्या का अनुपात क्या है। ये जो आपको रेशो दे रखा है ये पास और फेल का रेशो दे रखा है। ए और डी में हम पहले निकालेंगे ए और डी। रेशियो के हिसाब से टोटल कितना है 9, इसका मतलब 9 की वैल्यू कितनी है 54, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 9 छक्का 54, तो 1 की वैल्यू आएगी 6। 1 की वैल्यू कितनी आएगी 6। पास कौन से हैं ये वाले, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 30, 6 पंजे 30। उसके बाद है डी, टोटल कितने हैं 16, रेशियो के हिसाब से 16, वास्तव में कितने हैं 96। 16 की वैल्यू अगर 96 है तो 1 की वैल्यू 16 छक्का 96। यहाँ से पास कौन से हैं ये 9 वाले, तो 9 छक्का 54, तो पास जो टोटल पास हैं ए और डी में वो कितने हैं 4 और 8 यानी 84। ठीक है, उसके बाद बी और ई में जो फेल हो रखे हैं बी और ई, बी में टोटल कितने हैं 7, 7 की वैल्यू अगर इतनी है 7 बराबर 126, तो 1 बराबर होगा 7 एकम 7, 7 8 56, 1 की वैल्यू कितनी होगी 18। ए की वैल्यू आएगी 18। ठीक है, अब यहाँ से अगर 1 की वैल्यू 18 है और फेल कितने हुए हैं 3, फेल की वैल्यू क्या है 3, तो 18 तिया 54, फेल की वैल्यू क्या है टोटल 54 किस में बी में। उसके बाद ई में कितने हैं टोटल 11 और 11 की वैल्यू कितनी है इतनी, तो 1 की वैल्यू कितनी आई 11 एकम 11, 11 दूना 22। 1 की वैल्यू अगर 12 है और फेल कितने हैं 5, तो 5 की वैल्यू क्या होगी 12 पंजे 60, तो ई में टोटल फेल कितने हैं 60 और टोटल कितने हो गए 4 और 6 5 11, तो पास की संख्या है 84 और फेलों की जो फेल हुए हैं उनकी संख्या है 114। तो 6 से कटेगा आपका 14 बार और 6 से कटेगा आपका 19 बार, तो 14:19 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, पढ़िए और सॉल्व कीजिए।
4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 था। अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 7:9 होगा। अब से 12 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पे आप अनुपात लीजिए 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले, और यहाँ पे है वर्तमान में, वर्तमान, और यहाँ पे 4 वर्ष बाद। ठीक है, तो 4 वर्ष पहले का जो रेशियो है वो कितना है? 5:7 है। इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 5x और 7x। तो यहाँ पे आएगा 5x और 7x, 7x। ठीक है, इनका जो रेशियो है वो क्या है? 5x/7x। 4 वर्ष बाद यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5x + 4, ये क्या होगा? वर्तमान, क्योंकि 4 वर्ष पहले था तो वर्तमान में क्या होगा? 5x + 4 अपॉन में 7x + 4। और जो 4 वर्ष बाद का जो रेशियो है इसमें हम 4 वर्ष और ऐड करेंगे, ये तो वर्तमान का है, और 4 वर्ष बाद का क्या होगा? 5x + 4 प्लस इसमें 4 वर्ष और ऐड होंगे, और 5x + 4 + 4, 7x + 4 + 4। तो ये आपका होगा 5x + 8 अपॉन में 7x + 8। तो 4 वर्ष बाद का उनकी आयु का अनुपात ये होगा अभी से। ठीक है, जो उनकी वर्तमान में आयु है वहाँ से 4 वर्ष बाद का अनुपात उनका ये होगा। और वास्तव में अनुपात कितना है? 7/9। तो 7 9 से यहाँ गुणा करेंगे तो 9 पंजे 45, x + 9 8 72 बराबर में 49, x + 8 7 56। तो यहाँ से इसको लेके जाएंगे यहाँ पे, इसको लेके जाएंगे यहाँ पे, तो 72 - 56 बराबर होगा 49x - 45x। यहाँ बचेगा 4x और यहाँ बचेगा आपका 16। तो x की वैल्यू आपकी आएगी 4। तो x बराबर कितना है? 4। तो 4 वर्ष पहले जो ये है, ये कौन है? a है। ठीक है, a और ये b। a की आयु क्या होगी 4 वर्ष पहले? 4 पंजे 20, और इसकी आयु क्या होगी? 4 7 28। ठीक है, अब आप इसको यहाँ से देखिए, 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले a की आयु कितनी आई थी? 20 साल, और b की आयु कितनी आई थी? 28 साल। ये 4 वर्ष पहले है, और वर्तमान की आयु क्या होगी? वर्तमान होगी, इसमें अगर मैं 4 ऐड करूं तो 24, इसमें 4 करूं तो 32। अब इसने पूछा है कि 12 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा? अब से, अब मतलब वर्तमान से, अगर मैं इनमें 12 ऐड कर दूं प्लस 12, तो इनका रेशियो आएगा 12 और 24 36, 36/44, यानी 4 से कटेगा 9 बार और 4 से कटेगा 11 बार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9:11। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। एक घनाभ डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर है और इसके विकर्ण की लंबाई 11 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई का योग क्या होगा? आपको यहाँ पे दे रखा है घनाभ आपका कैसे होता है? घनाभ आपका ये होता है। ठीक है, ये आपका एक घनाभ है। ठीक है, इसमें आपको गिवन है ये L, ये वाला आपका होता है B, और ये आपकी होती है हाइट। ठीक है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है। आप मुझे बताइए घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। तो BLB + BH + HL इसका क्या होता है? ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 240। ठीक है, पहला। दूसरा, आपको घनाभ का विकर्ण, आप मुझे बताइए घनाभ का विकर्ण क्या होता है? L² + B² + H², और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 11। अगर मैं यहाँ से दोनों तरफ स्क्वायर करूँ तो यहाँ से रूट हटेगा, यहाँ आएगा L² + B² + H² बराबर 11 11 की 121। अब आप मुझे एक फॉर्मूला बताइए, L + B + H का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है? L² + B² + H² प्लस में 2 × LB + BH + HL। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। A + B + C का होल स्क्वायर बराबर A² + B² + C² + 2AB + B + C + C + A। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रखेंगे। यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है? 121, तो यहाँ पे हम रखेंगे 121
प्लस में इस पूरे की वैल्यू कितनी है 240, तो यहाँ पे हम रखेंगे 240 और यहाँ पे क्या है l प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो ये आएगा 361 और यहाँ से l प्लस बी प्लस एच दोनों तरफ अगर मैं अंडर रूट करूँ तो यहाँ भी अंडर रूट, तो यहाँ से अंडर रूट करने से यहाँ का स्क्वायर हटेगा, l प्लस बी प्लस एच बराबर इसका अंडर रूट कितना होगा 19, 19 19 अंकी 361। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। यही हमसे पूछा है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग हमें पूछा है, ठीक है। तो क्या होगा 19, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व कीजिए। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का 6√3 गुना है, जिसकी एक भुजा 13 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में होगी। आप मुझे बताइए एक समचतुर्भुज में क्या होता है। ये आपका एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज में इसकी जो चारों साइड्स हैं वो पहले तो इक्वल होती हैं, ठीक है। इसकी जो एक साइड है वो हमें कितनी दे रखी है 13 सेंटीमीटर। अगर ये 13 है तो ये भी 13 सेंटीमीटर और ये भी 13 सेंटीमीटर और ये भी 13 सेंटीमीटर। दूसरा हमें गिवन है इसमें, इसका एक विकर्ण हमें दे रखा है, इसका एक विकर्ण कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका दूसरा विकर्ण हमें निकालना है। अब यहाँ से आप एक चीज़ और नोट कीजिए, इसके जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। 90 डिग्री यानी यहाँ पे जो कोण होता है वो कितने का होता है 90 डिग्री का, 90 डिग्री का और 90 डिग्री का। दूसरा आपको यहाँ से याद रखना है, इसके जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अगर इस विकर्ण की लंबाई 10 है तो ये इसको दो भागों में यहाँ पे बांटेगा, 5 और 5। यहाँ पे अगर ये 24 है या 12 है तो ये 6 और 6। तो कुल मिलाकर ये है कि इसके विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। अब आप मुझे बताइए अगर इस पूरे विकर्ण की लंबाई 10 है तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी 5 और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई भी कितनी होगी 5। अब आपको केवल ये वाला जो त्रिभुज है इसको आपको देखना है। यहाँ से ये जो आपका त्रिभुज है इसको आपको केवल देखना है। आप मुझे बताइए ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, ठीक है। एक भुजा यहाँ पे 13 है, ये वाली भुजा 13 है, यहाँ से यहाँ तक की भुजा आपकी 5 है, तो ये वाली भुजा हमें निकालनी है। ये क्या होता है परपेंडिकुलर। आप मुझे बताइए समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय जब हम लगाते हैं तो क्या होता है 13 का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। इसको मैं थोड़ा सा अलग से लिखता हूँ, यहाँ पे p है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 13 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर बराबर में होगा p का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 बराबर p का स्क्वायर प्लस 25 और यहाँ पे आपका आएगा p स्क्वायर बराबर में होगा 169 में से 25 गया 144 और p बराबर कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो p की वैल्यू यहाँ से हमें मिल गई है 12। p की वैल्यू कितनी है 12। यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो कितनी है 12। अभी अभी मैंने आपको बताया था ये क्या होता है विकर्ण दो बराबर भागों में बांटता है। यहाँ से यहाँ तक अगर 12 है तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा 12 और 12 कितना होगा 24। तो इसका जो दूसरा विकर्ण है वो क्या होगा 24 सेंटीमीटर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब यहाँ से आप आगे देखिए, आप मुझे बताइए एक समचतुर्भुज यानी रोम्बस का जो एरिया होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस बराबर होता है d1 इंटू d2 अपॉन में 2। d1 कितना है 10 और d2 कितना है 24 अपॉन में आएगा 2, 2 से घटेगा 12 बार और 12 गुणा 10 यानी 120 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज यानी रोम्बस का जो एरिया है वो कितना है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये बोलता है त्रिभुज का क्षेत्रफल रोम्बस के क्षेत्रफल से 6√3 गुना है। तो त्रिभुज का एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर होगा 6√3 गुणा रोम्बस का एरिया कितना है 120, ठीक है। और एक समकोण यानी एक समकोण जो एक समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल जो ट्राइंगल है उसका एरिया होता क्या है √3/4 ए स्क्वायर और इसकी वैल्यू हमें कितनी रखी है 6√3 गुणा 120 √3/4 ए स्क्वायर बराबर 6√3 गुणा 120। √3 से √3 यहाँ पे घटेगा और ये 4 जाएगा यहाँ पे। तो ए स्क्वायर बराबर आपका होगा
4 गुणा 6 यानी 24 गुणा 120 को अगर मैं तोड़ूँ तो 24 गुणा 5। तो ए यहाँ से ए बराबर होगा अंडर रूट 24 गुणा 5। यहाँ से 24 आएगा बाहर और अंदर बचेगा 5। तो जो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समबाहु जो त्रिभुज है, इसकी भुजा कितनी आ गई है? 24√5। ऑप्शन नंबर इसका होगा ऑप्शन नंबर 3। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। माना कि x सबसे छोटी संख्या है जिसे 12, 15, 18 और 20 और 27 से विभाजित किया जाता है। प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है, लेकिन x 13 से विभाज्य है। अब कंडीशन ये भी है कि x क्या है? 13 से भी विभाज्य है। यदि x को उसके अंकों के योग से विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या होगा? काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसी संख्या हमें तब मिलेगी जब हम इनका एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे 12, 18, 12, 15, 18 और 20 और 27 का अगर मैं एलसीएम निकालूँ, ये 15 है, ठीक है। तो इन 12, 15, 60 और 20 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा? इनका एलसीएम होगा 60 और 18 यानी 180। इनका एलसीएम कितना होगा? 180। 180 और 27 का एलसीएम अगर मैं निकालूँ तो यहाँ से 9 यहाँ से कॉमन आएगा और यहाँ पे बचेगा 3। तो 9 इसमें भी है, तो 3 से मैं क्या करूँगा, इसको इंटू कर दूंगा। यहाँ पे आएगा 540। इन सब का एलसीएम कितना आ गया है? 540। 540। अब शर्त ये है कि ये जो संख्या होनी चाहिए 540, इसमें से 2 शेष बचता है। तो वास्तव में संख्या कितनी होगी भाई? एलसीएम, जब एलसीएम आता है तो इसका मतलब होता है कि इन सभी संख्याओं से वो डिवाइड होगा। तो शेष कितना बचना चाहिए? 2। तो संख्या क्या होगी? 542। इसमें हम 2 ऐड करेंगे तो 542। लेकिन कंडीशन ये है कि ये संख्या 23 से भी विभाज्य होनी चाहिए। तो 23 से डिवाइड करो, 23 दूनी 46, 6 2, तो 6 2 में यानी 62 में 23 का भाग नहीं जाता। तो इस संख्या में 23 का भाग नहीं जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, 540 गुणा में 2 और प्लस में 2। तो 540 गुणा 2 यानी 2 0 को 0, 2 चौको 8, 2 पंजे 10 प्लस 2। तो यहाँ पे आपका होगा 1082। अगर मैं इसमें 23 का भाग दूँ तो 23 चौको 92, यहाँ बचेगा आपका 6 2 और यहाँ पे 1। तो इसमें भी 23 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 2 रखा है, उसके बाद हम यहाँ पे रखेंगे 3, 2 के बाद 3, तो 3 चौको 12, 3 पंजे 15 और 1 16 प्लस में 2, तो 1622। अगर मैं इसको 23 से डिवाइड करूँ तो 23 7 7 3 21, 7 दूनी 14 और 2 16, यहाँ बचेगा 1 और 2। इसमें भी 23 का भाग नहीं जाएगा। यहाँ पे हमने 1 रख लिया, 2 रख लिया और 3 रख लिया, अब बचा है 4। इसके बाद 4 रखेंगे इंटू 4 प्लस में 2, तो 4 चौको 16, 4 पंजे 20 और 1 21 प्लस में 2, तो ये होगा 2162। इसको अगर मैं 23 से डिवाइड करूँ तो 23 नम्मा 207, 23 नम्मा 207, यहाँ बचेगा आपका 9 और यहाँ पे 2, 23 चौको 92। तो इस संख्या में 23 का पूरा भाग जा रहा है। तो संख्या आपके पास क्या है? 2162 यानी 2162। अब आगे भी ये क्वेश्चन पूछता है कि x को उसके अंकों से विभाजित किया जाता है। इसके अंक क्या है? अंकों के योग से। इसके अंकों का योग क्या होगा? 2 और 1 3 और 6 9 और 2 11। इसका मतलब 11 से इसको डिवाइड करते हैं। 2162 डिवाइडेड बाई 11, तो 11 एकम 11, यहाँ बचेगा 10, 6 11 नम्मा 99 और यहाँ बचेगा आपका 7 2 11 छक्का 66। तो इसने भागफल हमें पूछा है, तो 196 इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था और काफ़ी टफ क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कीजिए। 2 ट्रेनें ए और बी 186 मीटर और 200 मीटर लंबी समांतर पटरियों पर क्रमशः 64 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही हैं। यदि वे विपरीत दिशाओं में चल रही हैं तो पहली ट्रेन ए में बैठे व्यक्ति को दूसरी ट्रेन को पार करने में कितना समय लगेगा। आपको इसमें ध्यान देना है, जिस ट्रेन में ये ट्रेन है, ठीक है, अगर इसमें कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो इस ट्रेन की लंबाई को हम नहीं लेते हैं, ठीक है। इस ट्रेन की लंबाई को नहीं लेना है। किसकी लंबाई लेनी है? जिसमें व्यक्ति नहीं बैठा है। तो इसकी लंबाई कितनी है? 200 मीटर, ठीक है, 200 मीटर। और दोनों के दोनों
विपरीत दिशाओं में, जब भी ट्रेनें विपरीत दिशाओं में जाती हैं, ऐसे जाती हैं, ठीक है, या फिर ऐसे जाती हैं, तो इसमें क्या होता है, स्पीड को हम ऐड करते हैं। तो अगर एक की स्पीड 64 है, दूसरे की 80 है, तो दोनों की क्या होगी 144 किलोमीटर पर हावर। यहाँ पे मीटर में है और यहाँ पे किलोमीटर पर हावर में है, और आंसर किस पे निकालना है, सेकंड में। इसका मतलब इसको हम बदलेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से इसको डिवाइड गुणा करेंगे, 18 से 18 144 और 8 पंजे 40। तो इसकी जो स्पीड होगी वो 40 मीटर पर सेकेंड होगी। तो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 200/स्पीड कितनी है 40, 4 से ये कट 0 से 0, 4 से कटेगा 5 बार, तो 5 सेकेंड का उसको टाइम लगेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। आपको बस ये ध्यान रखना है, जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठा होगा उसकी लंबाई आपको नहीं लेनी है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ए और बी स्प्रिट और पानी का अनुपात इतना है। ए और बी में दो बर्तन हैं, ए और दूसरा है बी। इसमें स्प्रिट और इसमें वाटर, और यहाँ पे स्प्रिट और यहाँ पे वाटर। इनका जो रेशियो है यहाँ पे तो कितना है, ए में है 4:5, बी में कितना है 7:11, ठीक है। पहली कंडीशन, ए और बी की सामग्री को 2:5 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है, इस अनुपात में इनको मिलाना है, ठीक है। अब आप यहाँ से देखिए, यहाँ पे अगर मैं टोटल करूँ तो कितना है 18, और यहाँ पे टोटल करूँ तो कितना है 9। तो 9 और 18 का एलसीएम कितना होगा 18। तो मैं इसको भी क्या करूँगा 18 बनाऊँगा, क्योंकि जब हम मिश्रण करते हैं तो दोनों की मात्रा बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं इंटू कर दूंगा 2 से, तो यहाँ पे होगा 8, यहाँ पे होगा 10, और यहाँ पे कितना था 7:11। तो जो स्प्लिट है, यहाँ से स्प्लिट कितना है, स्प्लिट कितनी है 8। अब ये क्या करता है, अब यहाँ से आप ध्यान से देखिए, ठीक है। स्प्लिट को अभी छोड़िए, यहाँ से आप देखिए इनको मिलाता है 2:5 के अनुपात में। तो यहाँ से ये लेता है 2 गुना, और यहाँ से ये लेता है 5 गुना। तो यहाँ पे अगर मैं इसको इंटू करूँ तो 8 दूना 16, और यहाँ पे 10 दूना 20। ये क्या हो गया स्प्लिट, और ये क्या है वाटर। यहाँ से 7 पंजे 35 अनुपात 11 पंजे 55, ये स्प्लिट और ये वाटर। अब जोड़ेंगे किसको, स्प्लिट से स्प्लिट को, तो 16 प्लस 35 कितना होगा 1, और यहाँ पे 51, और यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो 55 + 20 मतलब 75। तो इनका जो नया रेशियो होगा ये क्या है स्प्लिट और वाटर का जो रेशियो होगा 51:75, यानी 3 से कटेगा 17 बार और 3 से कटेगा 25 बार। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। 17:25, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए और सॉल्व कीजिए। 17 संख्याओं का औसत 29 है, तो 17 संख्याओं का योग क्या होगा, 17 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, योग बराबर होगा 17 गुणा 29, यानी 17 नंबर 153, 17 दूना 34, 34 और 15 49, 493। पहली जो 9 संख्याएं हैं, फर्स्ट 9 संख्याओं का योग क्या होगा 9 गुणा 27, यानी 9 गुणा 31, 9 एकम 9, 9 तियाँ 27, और लास्ट की जो 9 संख्याएं हैं उनका योग क्या होगा 27 नमा 243, ठीक है। यहाँ से इन दोनों का टोटल कितना होगा 18, तो 18 संख्याओं का कुल योग कितना हो जाएगा 2 2 और यहाँ पे 5, 522। अगर मैं यहाँ से 9वीं संख्या निकालूँ, 9वीं संख्या, तो 9वीं संख्या का मान क्या आएगा 522 ऋण 493, कितना आएगा यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे 2, 29। तो 9वीं संख्या कितनी है 29। अब ये क्या करता है 9वीं संख्या को बाहर रखा गया है। अब जो 17 संख्याएं थी उनमें से 9वीं संख्याओं को बाहर कर दिया गया है, तो 493 माइनस 29 बराबर कितना होगा 4। यहाँ आपका बचेगा 6 और यहाँ पे आपका है 4। तो अब इतना इनका टोटल हो गया है। 17 में से एक संख्या बाहर कर दी है, कितनी बची है 16, तो इनका औसत क्या होगा 16 दूना 32 और 16 नमा 144, 29 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व कीजिए।
इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, पहले सबसे पहले ऑप सॉल्व करते हैं। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक इसको सॉल्व करते हैं। 0.2 डिवाइडेड बाई, सबसे पहले ऑप को सॉल्व, इसका मतलब यहाँ पे आएगा 0.2 इंटू में आएगा 0.1, ये पूरा एक साथ है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, 0.2 ऊपर और डिवाइड में जाएगा 0.2 इंटू 0.1, क्योंकि पहले ऑप को सॉल्व करेंगे, इसको हम इंटू कर लेंगे, लेकिन इसको इंटू यहाँ पे हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इससे ये कटेगा, ऊपर बचेगा 1, नीचे 0.1, इस पॉइंट की वजह से ऊपर इंटू और ऊपर 10 का इंटू और नीचे भी 10 का इंटू, तो यहाँ से इस 0 से ये पॉइंट हटेगा, ऊपर बचेगा 10, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई है 10। यहाँ से जो यहाँ तक है इसकी वैल्यू है 10, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कितना है 0.03 डिवाइडेड बाई 06 इंटू 0.01, तो ये पूरा का पूरा जाएगा नीचे, क्योंकि यहाँ पे क्या था ऑफ, तो 0.03 अपॉन में जाएगा 0.06 इंटू 0.6 है 0.6 इंटू 0.01, तो यहाँ पे आप देखिए दो, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है और यहाँ पे 2 हैं, तो ये वाला पॉइंट तो यहाँ से हट गया, इस पॉइंट की वजह से ऊपर लगेगा 0 और 6 से घटेगा 5 बार, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई है 5, तो 10 में से 5 गया 5, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी आ गई है 5, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की इसकी पूरे की वैल्यू कितनी आ गई है 5। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे है 0.25 इंटू में है 0.75 और अपॉन में जाएगा आपका, ये ऑफ है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा ऑफ में अपॉन में जाएगा, 1.25 इंटू 0.4, यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 2 3 4 और यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे ऊपर इंटू होगा 4 0 से, या ऐसे कीजिए, यहाँ से 1 2 3 अंक यहाँ से लीजिए और 3 अंक यहाँ से, इनके पॉइंट यहाँ से हटा दीजिए, ठीक है। अब केवल एक अंक से पहले यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है। ऊपर है 25 गुणा 75 7.5 और अपॉन में क्या है, अपॉन में आपका है 125 गुणा 4, तो 25 से कम 25 और 25 पंजे 125, 5 से घटेगा 15 यानी 1.5 बार, तो ऊपर आपका है 15, नीचे आपका है 4, 1.5 अपॉन 4। अब आप इसको आगे सॉल्व कीजिए। यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे प्लस में आपका है 0.125, इसको अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ तो 4 से यहाँ पे गुणा होगा 1.5 प्लस 4 पंजे 20, 4 दूना 8 और 2 10, 4 एकम 4 और 1 5 और 1 2 3 अंक, 3 अंक से पहले पॉइंट, अपॉन में आपका आएगा 4, तो ये आपका हो जाएगा 4 15.5, 1.5 प्लस 0.5 ये कितना होगा 2, तो 2/4 यानी 1/2, इसकी वैल्यू कितनी है 1/2। अब आप मुझे बताइए, इस पूरे की वैल्यू 5 थी और बीच में क्या है डिवाइड, तो ऊपर आपका है 5 और नीचे आपका कितना है 1/2, तो ये 2 जाएगा ऊपर, 5/1/2 ये 2 जाएगा ऊपर, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई है 10। तो 10 किसके बीच में आता है, ऑप्शन नंबर 3 9.5 और 10.5 के बीच में 10 आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। इन आंकड़ों का माध्य और माध्यिका के बीच अंतर निकालना है। जब आपको माध्यिका निकालनी हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको असेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा आपका है 56, सबसे छोटा है 56, उसके बाद कौन सा है 56 57 58, उसके बाद है 58 58 एक बार है, उसके बाद है 59 3, उसके बाद आपका है 59 यहाँ पे 2 बार है, तो 59 यहाँ पे आएगा 2 बार, उसके बाद 60 इसमें नहीं है, 62 है 62, फिर आपका आएगा 63 62 एक बार है, 63 भी एक बार है, उसके बाद आपका आएगा 63 के बाद 64 नहीं है 65 65 यहाँ पे एक बार और यहाँ पे एक बार, तो 2 बार 65 है, उसके बाद आपका है 66
66 एक बार है और उसके बाद है 68। तो टोटल कितने हैं? टोटल यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे भी 10 होने चाहिए। 3 और 3 6 और 4 10। तो ये आ गया आपका असेंडिंग ऑर्डर या फिर आरोही क्रम। ठीक है। अब अगर हम यहाँ से माध्यिका निकालें, माध्यिका यानी इसकी मीडियन अगर निकालें, तो हमें बीच के 2 नंबर लेने। टोटल नंबर कितने हैं? 10, यानी सम संख्या में। तो हम क्या करेंगे? बीच के नंबर लेंगे। 10 में से 10 में अगर मैं 4 यहाँ से हटा दूँ, 4 यहाँ से, 4 मैंने यहाँ से हटा दिए और 4 मैंने 1 2 3 और 4 यहाँ से हटा दिए। कौन से बचे हैं? ये दोनों, ये दोनों 62 और 63। तो इनका सम 62 + 63 बटे 2, ये क्या होती है? मीडियन। तो ये होगा 125 बटे 2, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो 62.5 इसकी क्या है? मीडियन है। दूसरा, इसको आपको याद रखना है, कितनी है मीडियन? 62.5। तीसरा, आप उसके बाद आप देखिए, इनका अगर माध्य निकालना है, माध्य बराबर जैसे औसत निकालते हैं वैसे ही हम माध्य भी निकालते हैं। तो माध्य बराबर होगा इनका योग। इन सबको अगर मैं ऐड करूं तो 6 कितनी बार है? 60 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 और 6। तो 60 कितनी बार है? 6 बार। तो 6 छक्का 36 यानी 360। और जो 60 वालों में जो नंबर थे 6, उसके बाद 8 14, 14 और 5 19 और 2 21, 21 और 3 24, 24 और 5 29, 29 को 9, 29 को 29 ही हम यहाँ पे ऐड करेंगे क्योंकि हमने 60 पहले ही ले लिया। उसके बाद 50 कितनी बार है? 1 2 3 4। तो 50 को 200, 200 और इनके साथ जो नंबर है 9, 9 और 9 18, 18 और 8 26, 26 और 6 32। तो यहाँ पे आएगा 32। इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 1 5, 5 और 6 11 और यहाँ पे आएगा 3 और 2 5 और 1 6। अपॉन में टोटल नंबर कितने हैं? 10। तो इससे अगर मैं डिवाइड करूँ तो कितना आएगा? 9 और 2 11, 6 और 5 11 और 1 12 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा? 12। इसको अगर मैं 10 से डिवाइड करूँ तो 62.1। और इन दोनों का हमें क्या निकालना है? अंतर। माध्यिका कितनी थी? 62.5। इसका अगर हम अंतर निकालें तो 0.4 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि 1/1/2 वर्षों में 4% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर इतनी हो जाती है। 8% प्रतिवर्ष की दर से समान राशि पर 7/1/2 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा? पहली कंडीशन में हमें दे रखा है अमाउंट बराबर कितना है? 9243.20। टाइम हमें दे रखा है 1/2 यानी 3/2 और रेट हमें दे रखी है 4%। यहाँ से हम निकालेंगे प्रिंसिपल। आप मुझे बताइए प्रिंसिपल प्लस एसआई बराबर क्या होता है? अमाउंट। यहाँ पे प्रिंसिपल पी है और एसआई की वैल्यू क्या होगी? पी इंटू आर कितना है? 4 और टाइम कितना है? 3/2 अपॉन में 100। तो यहाँ से 2 से कटेगा ये 2 बार और 3 दूना 6। तो यहाँ पे ऊपर होगा 6 गुणा पी यानी 6p। तो 100 एकम 100 और 6 106 और बराबर में अमाउंट कितना है? 9243.20। तो यहाँ पे 106p अपॉन में 100 बराबर कितना है? 9243.20। यहाँ से p की वैल्यू आएगी 9243.20 गुणा 100 अपॉन में 106। इन 2 0 की वजह से इसका पॉइंट यहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ पे आपका आएगा अपॉन में 106। तो p की वैल्यू हमारे पास इतनी आ गई है। ठीक है। अब यहाँ से इसने पूछा है कि रेट इतनी है और टाइम इतना है, तो हमें साधारण ब्याज बताओ। अब जो नई रेट है वो क्या है? 8% की। और नया जो टाइम है वो क्या है? 7 दूना 14 और 1 15/2 वर्ष। तो यहाँ से अगर मैं साधारण ब्याज निकालूं तो p कितना है? 9243 और लास्ट में 20 अपॉन में 106 गुणा कर देंगे इसको। p इंटू आर कितना है? 8% इंटू टाइम कितना है? 15/2 अपॉन में 100। ठीक है। 2 से कटेगा 4 बार और 2 से कटेगा 2 बार और 2 से कटेगा 53 बार। तो यहाँ पे आपके पास हो गया है 15 दूना 30। 1 0 से 1 0 कटेगा और 1 0 से 1 0 यहाँ पे कटेगा। ठीक है।
तो आपके पास कितना बचा है, 3 यहाँ पे बचा है और यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो 9,24,320 में मैं डिवाइड करूँगा 9,24,320, 9,24,320 इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 53 से। तो ये कटेगा एक बार, 53 एकम 53, यहाँ बचेगा 9, उतर के आए यहाँ पे बचेगा आपका 3, उतर के आएगा 4। 53 से यहाँ पे कटेगा अब 7 बार, तो 7 तियाँ 21, 7 पंजे 35 और 2 37, यहाँ पे आपका बचेगा 3 और यहाँ पे आपका बचेगा 2, उतर के क्या आएगा 3। तो 233 को अब डिवाइड करना है। 4 बार अगर मैं डिवाइड करूँ तो 4 तियाँ 12, 4 पंजे 20 और 1 21, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा 3 में से 2 गया 1 और 3 में से 1 गया 2, उत्तर क्या आएगा आपका 2। ये 0 यहाँ से हमने हटा दिया था, ठीक है, इसके साथ 0 नहीं है। फिर से ये 4 बार कटेगा तो कितना आएगा 212, यहाँ पे आ जाएगा 0। तो अब हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है, 1744 इंटू में कितना है 3, तो 3 चौको 12, 3 चौको 12 और 1 13, 3 सता 21 और 1 22 और 3 एकम 3 और 2 5, 52 32 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका हो गया है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है 12,000 की धनराशि 2 वर्ष के बाद 12% प्रतिवर्ष पर x की राशि हो जाती है। यह ब्याज 8 माह संयोजित होता है, तो x का मान क्या होगा, निकटतम आपको निकालना है, ठीक है। ब्याज कैसे संयोजित होता है, 8 महीने में। आप मुझे बताइए टाइम कितना है, टाइम है आपका 2 वर्ष, बराबर 2 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 24 महीने, ठीक है। और ब्याज कैसे संयोजित है 8, इसका मतलब जो इसका टाइम होगा इसको कर देंगे हम डिवाइड 8 से, तो 8 तियाँ 24 यानी 3 साल इसका टाइम आएगा, ठीक है। दूसरा, ब्याज की दर कितनी है, 12%। अब आप मुझे बताइए अगर 12 महीने की जो ब्याज दर है वो कितनी है, 12%, तो 8 महीने ब्याज कैसे संयोजित है, 8 महीने में, तो 8 महीने की ब्याज दर क्या होगी, 12/12 गुणा 8, 12 से 12 कटेगा कितना आएगा 8%। तो ब्याज की दर कितनी है 8%, ठीक है। चलिए इसको अब आगे हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिसको हम बोलते हैं एक इफ़ेक्टिव रेट, ठीक है। 8% और यहाँ पे 8%, फिर से 8%, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था a+b, पहले इन दोनों का निकालेंगे उसके बाद इसको भी साथ में लेंगे, ठीक है। तो ये a है और ये b है, ये आपका a है और ये b है, तो a+b प्लस में a इंटू बी अपॉन में 100, तो यहाँ पे 8 + 8 प्लस में 8 गुणा 8/100, तो ये आपका हो जाएगा 8 और 8 16.8 64, तो 16.64% इसकी इफेक्टिव रेट आ गई है। कितने साल की, 2 साल की। अब यहाँ से 2 साल की इफेक्टिव रेट कितनी है, 16.64, और तीसरे साल की कितनी है 8%, तो ये ए और ये क्या हो जाएगा बी। तो यहाँ से फिर से a+b यानी 16.64 + 8, फिर प्लस कर देंगे 16.64 इंटू 8/100, इनका योग आएगा 24.64, प्लस में आपका आएगा 8 चौको 32, 8 छक्का 48 और 3 51, 8 छक्का 48, 48 और 5 53, 8 एकम 8, 8 एकम 8 और 5 13, अपॉन में कितना है 100। यहाँ पे 2 पॉइंट के बाद 2 अंक थे, तो पॉइंट के बाद यहाँ पे भी पहले 2 अंक, और 100 की वजह से 2 अंक, और यहाँ पे पॉइंट के बाद आएंगे, तो 1.3312 इसका आएगा, ठीक है। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो ये आएगा 1.3312, तो इसका आंसर आएगा 2 1 7 और यहाँ पे 9 और यहाँ पे 25। तो ये क्या है, इफ़ेक्टिव रेट है किसकी, 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज की। ये क्या है, इफ़ेक्टिव दर है या प्रभावी दर है। तो ये क्या है, CI है, ठीक है। 25.9712 ये क्या है, इसका CI होगा या कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। आप मुझे बताइए प्रिंसिपल प्लस CI बराबर क्या होता है, अमाउंट, ठीक है। प्रिंसिपल अगर 100 है और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया था 25.9712 ये आया था, तो ये क्या हो जाएगा हमारा अमाउंट।
प्रिंसिपल को हमने ले लिया है 100 रुपये, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 125.97 बराबर ए। अब यहाँ पे आप देखना प्रिंसिपल वास्तव में कितना है 12,000, इसका मतलब 100 की वैल्यू कितनी है 12,000 रुपये, ठीक है। एक की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कितनी आएगी 120। तो यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 125.97 12 की वैल्यू आएगी 120 गुणा 125, 120 से इसको इंटू कर दो, ठीक है। 125.97 12 को इंटू कर दो 120 से, 120 से, तो इस जीरो की वजह से एक पॉइंट यहाँ से हटेगा, 3 अंकों से पहले यहाँ पे पॉइंट रहेगा, 3 अंकों से पहले इनसे, ठीक है। तो 12 से अगर मैं इसको इंटू करूँ तो 12 दूना 24, 12 एकम 12 और 2 14, 12 सता 84 और 1 85, 12 नमा 108, 12 नमा 108, 108 और 8 कितना होगा 116 को 6, सॉरी एक सेकेंड, 12 एकम 12 दूनी 24, 12 एकम 12 2 14, 12 सता 84, 84 और 1 85, 12 नमा 108, 108 और 108 और 8 कितना होगा 116 को 6, 12 पंजे 60, 60 और 11 कितना होगा 60 और 11 आपका होगा 71 हासिल 7 और 12 दूनी 24, 24 और 7 31, 12 एकम 12 और 3 15 और यहाँ पे 3 अंकों से पहले पॉइंट है, तो यहाँ पे भी 3 अंकों से पहले पॉइंट आएगा, तो 15,116 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लगभग पूछा है तो 15,116 या 15,117 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये था इसका इफेक्टिव रेट वाला तरीका। दूसरा हम इसको कैसे कर सकते हैं, इसको आप देखिए, ठीक है। ट्री मेथड आपने सुना होगा, पहले साल के लिए, ये दूसरे साल के लिए और ये तीसरे साल के लिए। प्रिंसिपल कितना है 12,000 रुपये और रेट कितनी है 8% की, ठीक है। रेट हमारे पास कितनी आई थी 8% की और ईयर कितने थे 3 साल। तो हम क्या करेंगे 12,000 का यहाँ पे हम निकालेंगे 8%, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 12 अट्ठा 96 यानी 960। तो 960 पहले साल में क्या लगेगा सिंपल इंटरेस्ट लगेगा, दूसरे साल में भी 960 और तीसरे साल में भी 960 सिंपल इंटरेस्ट लगेगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, जो ये दूसरा साल है इस दूसरे साल के लिए पहले साल का जो सिंपल इंटरेस्ट था उस पर भी ब्याज लगेगा, और कितने परसेंट के हिसाब से 8% के हिसाब से। तो 960 का 8/100 यानी 8 छक्का 48, 8 नवा 72 और 4 76, तो 76.8 इस पे ब्याज लगेगा, 76.8। अब ये तीसरा साल है, तो तीसरे साल के लिए जो पहले का ब्याज मिला हुआ है ये वाला और ये वाला, इन तीनों पर भी ब्याज हमें मिलेगा, ठीक है। और किसके हिसाब से 8% की रेट के हिसाब से। तो 8% के हिसाब से अगर इस पे ब्याज निकालूं तो कितना आएगा 76.8, अगर इस पे ब्याज निकालूं तो 76.8, और इस पे अगर मैं 8% के हिसाब से ब्याज निकालूं तो 76.8 गुणा 8/100, तो 8 अट्ठा 64, 8 सता 56 और 6 62, 8 सता 56 और 6 62 यानी, और अपॉन में कितना है 100, तो 1 दशमलव यहाँ पे आएगा और 2 जीरो की वजह से यहाँ पे दशमलव, इसका मतलब 6.224 रुपये इस पे ब्याज मिलेगा। अब इन सबको आप ऐड कीजिए, इन सबको आप ऐड कीजिए, 9 तियाँ 27, 27 9 तियाँ 27, तो 2700 यहाँ पे हो गया है, और 6 तियाँ 18 यानी 180 यहाँ पे आ गया है। उसके बाद अगर मैं इन तीनों को ऐड करूँ तो कितना आएगा, 3 से इंटू कीजिए इसको, 3 अट्ठा 24, यहाँ पे आएगा पॉइंट, और 3 अट्ठा 24, 3 छक्का 18, 18 और 2 20, 3 सता 21 और 2 23। उसके बाद इसको भी इसके साथ ऐड कीजिए, 6.224, तो यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 6, उसके बाद यहाँ पे 6, 8 और 3 11, 7 और 1 8 और 2 10 और 1 11, और यहाँ पे आएगा आपका 2 और 1 3, ठीक है। तो इतनी वैल्यू, ये क्या है आपका, ये आपका है कंपाउंड इंटरेस्ट। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है और प्रिंसिपल कितना है 12,000, तो इसमें 12,000 को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आएगा 6 1 1 और यहाँ पे 15,
तो 15,116 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। तो इस वाले पेपर में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए हैं और काफ़ी लेंदी क्वेश्चन आए हैं। अगर आप इनको एक बार कर लेते हैं तो आपका दिमाग काफ़ी खुल जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए। इस क्वेश्चन में यहाँ पे मीटर की जगह में होगा सेंटीमीटर, और यहाँ पे भी मीटर की जगह में सेंटीमीटर होगा, और लास्ट में यहाँ पे आपका होगा मीटर। अगर आप इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर मैच नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़िए। धातु के एक गोले की त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, मीटर की जगह में सेंटीमीटर, तो गोले की त्रिज्या, गोला है, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है? 3 सेंटीमीटर। उसके बाद इस गोले को पिघलाकर एक बेलन बनाया जाता है। ठीक है, और बेलन की त्रिज्या हमें दे रखी है 0.1 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी क्या होगा? सेंटीमीटर, और लास्ट में ये पूछेगा मीटर में, यहाँ पे क्या आएगा? मीटर। तो आप मुझे बताइए गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब बराबर होगा बेलन के आयतन के, क्योंकि गोले से क्या बनाया गया है? बेलन। तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r स्क्वायर h। यहाँ से पाई कटेगा और गोले की त्रिज्या कितनी है? 3। तो 4/3 गुणा में 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर r कितना है? 0.1 इंटू 0.1 इंटू h। यहाँ से हम h की वैल्यू निकालेंगे, या इसकी लंबाई हम यहाँ से निकालेंगे। 3 से 3 कटेगा, 12, 4 तियाँ 12 तियाँ 36, अपॉन में जाएगा 0.1 इंटू 0.1 बराबर h। इन पॉइंट की वजह से यहाँ पे इंटू करेंगे 100 से, और नीचे भी इंटू करेंगे 100 से, तो 2 जीरो से इसके दोनों पॉइंट यहाँ से हट गए। ऊपर आपका आ गया है 3600 सेंटीमीटर बराबर h। अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूँ तो इसको हम डिवाइड करेंगे 100 से, और यहाँ पे आएगा 36 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। लेकिन अगर आप इसको यहाँ पे मीटर में और यहाँ पे भी मीटर में लेते हैं तो इसका आंसर मैच नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, अनु 25% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है। यदि उसने इसे 25% कम में खरीदा था और इसे 30.25 रुपये कम में बेच दिया था, तो उसे 30% का लाभ हुआ। वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या था? इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मान लीजिए उसका वास्तविक मूल्य यानी वास्तविक क्रय मूल्य कितना था? 100 था। तो उसका जो विक्रय मूल्य होगा वो क्या होगा? पहले वो 25% के लाभ पर उसको बेचता है, विक्रय मूल्य होगा 125 रुपये। आगे वो कहता है यदि उसने इसे 25% कम पर खरीदा था। पहले उसने 100 में खरीदा, अगर वो 25% कम में खरीदता यानी 75 रुपये में उसको खरीदता, और कितने में बेचता? 30% के लाभ पर। तो एसपी कब आता है? एसपी होता है सीपी पर आता है एसपी। ठीक है, 75 का 130/100, तो नया वाला जो एसपी होगा वो क्या होगा? 25 या 75, 25 को 100, 2 से कटेगा 65 बार, और 2 से कटेगा 2 बार, 3 पंजे 15, 3 छक्का 18 और 19/2, तो 2 नंबर 18, 2 सत्ता 14 और 2 पंजे 10। तो इसका जो नया वाला जो एसपी है वो क्या है? 97.5। अब इस पे आप आइए, 30.25 रुपये कम में बेचता है। भाई पहले इतने में बेचता था और अब इतने में बेचता है। अगर मैं यहाँ से इसमें कमी देखूँ तो कितनी आई है? यहाँ पे आपकी कमी आई है 27.5। आप इसको यहाँ पे माइनस करना, यहाँ पे आएगा 5, 14 में से 7 गया 7, यहाँ पे आएगा आपका 11 में से 9 गया 2, तो 27.5 की यहाँ पे कमी आई है। ठीक है, और वास्तव में कितने रुपए की कमी आई है? 30.25 की। तो 27.5 की वैल्यू है 30.25, एक की वैल्यू यहाँ से आएगी 30.25 बट्टे 27.5। इसने पूछा है वास्तविक मूल्य और वो क्या है? 100, तो 100 की वैल्यू होगी 30.25 बट्टे 27.5 इंटू कर देंगे 100 से। तो यहाँ पे इन 2 जीरो की वजह से इसका पॉइंट यहाँ से हटेगा, और इस पॉइंट की वजह से यहाँ पे होगा इंटू 10। अब यहाँ पे आपका पॉइंट नहीं है, 25 से कटेगा 25 से कम 25, 5 2 यानी 25 गुना 50, 2 5 यानी 25 से कम 25, 25 से कटेगा 25 से कम 25, 2 5 यानी 25 से कम 25, 11 से कटेगा 11 बार, तो 11 गुणा 10, तो 100 की वैल्यू क्या है? 110 रुपये। ऑप्शन नंबर इसका होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व कीजिए। 0.7 और 2.8 के बीच के मध्यानुपाती और इनके बीच के तृतीयानुपाती का अनुपात ज्ञात कीजिए। मध्यानुपाती का मतलब होता है 0.7 अपॉन में रखते हैं x और बराबर में रखते हैं x अपॉन 2.8।
यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर आपका आएगा 2.8 इंटू 0.7 और एक्स बराबर होगा, इसकी अगर मैं फैक्टर करूँ तो ये होगा 0.7 इंटू 4 इंटू 0.7 और ये हो जाएगा रूट में। तो यहाँ से 0.7 आएगा बाहर और इंटू में क्या आएगा बाहर 2, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई है 0.7 इंटू 2। इसके बाद इसने पूछा है इसका तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती के लिए क्या करते हैं 2.5 अपॉन में 3.5 इक्वल टू में रखते हैं 3.5 अपॉन में x। इसका पॉइंट यहाँ से हट गया, 5 से घटेगा ये 5 बार, 5 से घटेगा ये 7 बार और 5 से घटेगा 0.7 बार। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो x बराबर होगा 7 गुणा 0.7। तो इन दोनों का रेशियो हमें पूछा। यहाँ पे y लीजिए, इसको आप लीजिए y, तो y बराबर कितना है इतना, और x रेशियो y बराबर क्या होगा, x की वैल्यू कितनी है 0.7 इंटू 2 और y की वैल्यू कितनी है 7 इंटू 0.7। 0.7 से 0.7 कटेगा, 2:7 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। सी और डी शहरों से परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्रों की कुल संख्या ए बी ई शहरों में अनुत्तीर्ण रहे छात्रों की कुल संख्या की तुलना में कितने % अधिक है। चलिए इसको ध्यान से देखना। सी और डी में टोटल जो उपस्थित छात्र हैं वो कितने हैं, इतने हैं, ठीक है। 6 और 4 10 और 9 और 8 17 और 1 18, कितने हैं 180। अब ये बोलता है ए बी और ई शहरों में अनुत्तीर्ण यानी फेल। फेल कौन से हैं, ये पास हैं और ये फेल हैं। पहले ए में देखते हैं, टोटल कितने हैं 9, तो 9 की वैल्यू 54 है, एक की वैल्यू कितनी होगी 6, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 4 की वैल्यू होगी 24। भाई एक की वैल्यू अगर 6 है तो 4 की वैल्यू क्या होगी, 4 गुणा 6 यानी 24। उसके बाद बी में कितने हैं 7, 7 से अगर इसको डिवाइड करूँ कितना आएगा 18, एक की वैल्यू कितनी है 18, फेल कितने हुए 3, तो 3 की वैल्यू होगी 54, यहाँ पे आएगा 54। उसके बाद ई में, ई वाला ये है 11 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ कितना आएगा 12, तो एक की वैल्यू 12, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 12 पंजे 60, यहाँ पे 8 और यहाँ पे आएगा 7 और 6 13 138। तो इनका डिफरेंस कितना है 42 का, और ये कितना ज़्यादा है 42 ज़्यादा है, और किससे 138 से, अपॉन में 138 इंटू कर देंगे 100 से। इसने लगभग पूछा है तो इसको मैं ले लेता हूँ 42 बटे, इसको मैं ले लेता हूँ 140 इंटू 100 तो 14 से कटेगा 3 बार यानी 30 इसका राइट आंसर होगा, 30 के लगभग, ऑप्शन नंबर 3। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ऑफ को, ठीक है, सबसे पहले ऑफ को और इस ब्रैकेट को। तो यहाँ पे कितना है 2/3 भागा ऑफ का मतलब इंटू, तो यहाँ पे होगा 16 बटे 15 पंजे 75। अगर मैं आगे इनको सॉल्व करूँ तो 2/3 गुणा 75 बटे 16, 2 से कटेगा ये 8 बार और 3 से कटेगा ये कितनी बार 25 बार, ठीक है। अब इसको आगे आप देखना, यहाँ पे क्या आएगा 2/5 इंटू में आएगा 7 दूना 14 और 1 15, 15/2, तो 15 दूना 30 बटे 10, 5 दूना 10, 0 से यहाँ पे 0 कट गया, कितना बच गया है 3। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई है 3। 3 को अगर मैं डिवाइड करूँ 3/4 से तो ये होगा 4/3, 3 से 3 कट गया, कितना आ गया है 4, तो 4 8 32, 32 और 25 कितना होगा 57/8। इसकी वैल्यू कितनी है, इस पूरे की वैल्यू कितनी है 57/8, 57/8। यहाँ पे कितना है ऑफ में आएगा 4/19, 19 से कटेगा 3 बार, 4 से कटेगा 2 बार, तो 3/2 यानी 1 सही 1/2 इसका राइट आंसर होगा, 1 सही 1/2, ऑप्शन नंबर 3। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। जिन शहरों में छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 50 से कम है उनकी संख्या क्या है, कितनी है। तो परसेंटेज अगर निकालनी है तो हम केवल रेशियो पर काम करेंगे, ठीक है। तो एक को हम यहाँ पे लेते हैं, रेशियो यहाँ पे है, जिन शहरों में छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 50 से कम है, तो उत्तीर्ण कौन से हैं, ये वाले, ये पास वाले हैं और ये फेल वाले। तो इसमें कितने उत्तीर्ण हैं 5, 5 बटे टोटल कितने हैं 9, इंटू कर देंगे 100 से, तो कितना आएगा
9 पंजे 45, फिर 5 9 पंजे 45, तो यहाँ पे 55% लगभग आ रहा है, जो कि 50 से ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें 50 से ज़्यादा है। इसके बाद ये कितना है 7, और 5 कितने हुए 4, तो 4/7 गुणा 100, तो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, फिर बचेगा 5 जीरो 7 7 49, ये भी 50 से ज़्यादा है, तो इसमें भी 50 से ज़्यादा है। उसके बाद इसको अगर मैं देखूँ तो 10/21, 21 चौको 84, इसमें क्या है 50 से कम है, इसमें 50 से कम है। यहाँ पे 9 पास हुए हैं इसमें से 16 में से, इंटू कर देंगे 100 से, तो 16 पंजे 80, तो यहाँ पे भी 50 से ऊपर ही आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 6 पास हुए हैं किसमें से 11 में से, इंटू कर देंगे 100 से, तो 11 पंजे 55, यहाँ पे भी 50 से ज़्यादा पास हुए हैं। तो इसका मतलब केवल एक में यानी सी में क्या है 9 से कम पास हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। 2 पाइप एक्स और वाई एक खाली टैंक को टी टाइम में भर सकते हैं। यहाँ पे 2 पाइप हैं एक्स प्लस वाई, ये जो है टैंक को कितने टाइम में भरते हैं टी मिनट में। ठीक है, उसके बाद एक सिंगल पाइप है एक्स, ये कितने मिनट में भरता है। अकेले पाइप एक्स टैंक को भरने के लिए टी से 6 मिनट अधिक लेता है, टी से 6 ज़्यादा लेता है, यानी टी प्लस 6 मिनट लेता है। उसके बाद है वाई पाइप, वाई अकेले टैंक को भरने में टी से 54 मिनट अधिक लेता है, तो टी से 54 यानी टी प्लस 54। एक तो आप इसको बेसिक से कर सकते हैं, जैसे अगर मैं इसका यहाँ से कार्य निकालूं तो 1/t बराबर में होगा, क्योंकि ये दोनों का कार्य है, और यहाँ पे दोनों का कार्य क्या आएगा 1/t प्लस 6 प्लस में 1/t प्लस 54। एक तो आप इसको सॉल्व करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप खुद से करना। आपको मैं बताता हूँ कि आपको कैसे सॉल्व करना है। अगर आपसे दोनों का टाइम पूछा है, इन दोनों का टाइम आपसे पूछा है, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ क्या है 6 और इसके साथ क्या है 54, इन दोनों को करेंगे इंटू, और इसका कर देंगे हम रूट। 6 गुणा 54, 6 गुणा 54, इसका कर देंगे हम रूट। तो ये दोनों के दोनों इस टाइम में इसको भर लेंगे। तो यहाँ से 6 गुणा 54 की अगर मैं फैक्टर करूँ तो 6 गुणा 9, यानी यहाँ पे 6 आएगा बाहर और यहाँ से आएगा 3, तो 6 3 18, 18 मिनट में ये दोनों की दोनों इसको भर लेंगे। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है कि इन दोनों को आपको इंटू करना है और उसका आपको रूट करना है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ठीक है, तेल के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, हालांकि इस पर व्यय 15% बढ़ जाता है, तेल की खपत में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि हुई। एक्सपेंस बराबर होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। यहाँ से प्राइस यहाँ पे है, कंजम्पशन यहाँ पे है और एक्सपेंस यहाँ पे है। ठीक है, तो इन दोनों का इंटू करके क्या आएगा एक्सपेंस। मान लीजिए पहले प्राइस कितना था 100 रुपये, और 20 की वृद्धि हुई तो कितना हो गया 120। इसको हम रखते हैं रेशियो में, तो ये होगा 20 पंजे 100 और 20 छक्का 120। उसके बाद इसका जो एक्सपेंस है, एक्सपेंस कहाँ पर है यहाँ पर, इसका एक्सपेंस मान लीजिए 100 था और वृद्धि कितने की हुई है 15% की, यानी 115। तो ये कटेगा 5 से 20 बार, 5 से कटेगा 23 बार। तो यहाँ पे जो रेशियो बना है P 5:6, और यहाँ पे C हमें निकालना है, और यहाँ पे है एक्सपेंस कितना है 20:23। अब आप यहाँ से देखिए, अगर मैं यहाँ से इसका कंजम्पशन निकालूं तो यहाँ पे प्राइस कितना है 5, यहाँ पे मैं रखूँगा 5, कंजम्पशन C, और E कितना है 23, तो कंजम्पशन कितना आएगा 23/5। तो यहाँ पे जो कंजम्पशन होगा वो कितना होगा 23/5, और यहाँ पे कंजम्पशन कितना हो जाएगा, सॉरी 23 नहीं 20/5 होगा। यहाँ पे एक बार आप इसको दोबारा से देखो, ये पहले वाले में आप देखना, यहाँ पे ये जो पुराना वाला है, ठीक है, यहाँ पे प्राइस कितना है 5 और एक्सपेंस कितना है 20, तो यहाँ पे होगा 20, तो सी की वैल्यू कितनी होगी 20/5, तो यहाँ पे सी की वैल्यू होगी 20/5, और यहाँ पे सी की वैल्यू क्या होगी 23/6। 5 से 1 कटेगा 4 बार, अगर मैं इन दोनों का रेशो निकालूं तो 4:23/6, 6 जाएगा यहाँ पे 24:23। तो आप मुझे बताइए कंजम्पशन में कितने की कमी हुई है 1 की। 1 बटे पहले कितना था 24
इंटू कर देंगे 100 से, तो इतने की कमी यहाँ पे हुई है। तो 24 चौको 96 और यहाँ बचेगा 4/24, तो 4 एकम 4, 4 छक्का 24, यानी 4 सही 1/6% की यहाँ पे कमी हुई है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। एक व्यक्ति किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 17% का लाभ कमाता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 14% की छूट देता है तो उसका लाभ क्या होगा। यहाँ पे सीपी है, यहाँ पे आपका एसपी है और यहाँ पे आपका एमपी है। सीपी को आप मान लीजिए 100, 10% की छूट देने के बाद 17% का लाभ कमाते हैं, तो लाभ कितने का कमाया 17 का, यानी 117, और छूट कितने की दी है 10% की। तो छूट देने के बाद क्या आता है विक्रय मूल्य, यानी एसपी बराबर होता है एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन में 100। तो यहाँ पे एमपी हमें निकालना है और छूट कितने की है 10% की, तो यहाँ पे होगा 90/100, 10 से 10 कटेगा, और एसपी कितना है 117, 9 से कटेगा 13 बार, और 10 गुणा 13 बराबर 130। तो एमपी कितना है 130। अब ये कहता है कि छूट कितने की देता है 14 की, तो 130 पे 14 की अगर छूट देगा 14/100, तो 10 से 10 कटेगा, और 14 42, 14 कम 14 और 4 18, 182/10, यानी 18.2 की ये छूट देगा। तो इस पे 18.2 की छूट दी है, तो कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 8, यहाँ पे 9 में से 8 गया 1, और यहाँ पे आपका बचेगा 12 में से 1 गया 11। तो इतने रुपए अब क्या हो गया इसका एसपी हो गया। ठीक है, तो प्रॉफिट कितने का है 11.8 का, और किस पे हुआ प्रॉफिट 100 पे, इंटू कर देंगे 100 से, तो 11.8 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये था एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर। अभी तक का ये सबसे हार्ड पेपर है, तो आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, क्योंकि मैंने ये अपनी तरफ से नहीं बनाए हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम के हैं। ठीक है, चलिए साइनिंग आउट।